आज का विषय है जीवन, मतलब आखिर जीवित होने का मतलब क्या होता है। हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है। और पृथ्वी पर जो इतनी सारी लाखों तरह की प्रजातियां हैं, उन्हें वैज्ञानिक समझते कैसे हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी आधारित कुछ नोट्स हैं, तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं और देखते हैं क्या पता चलता है। शुरुआत करते हैं सबसे आम लक्षण से, वृद्धि मतलब बढ़ना। हाँ, वृद्धि। सभी जीवित प्राणी बढ़ते हैं, है ना? आकार में भी, संख्या में भी। बिल्कुल। पौधे तो शायद पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। हाँ, आमतौर पर। जबकि जानवर, वो एक उम्र तक ही बढ़ते हैं। पर क्या सिर्फ बढ़ना ही जीवन की निशानी है? क्या ये निर्णायक गुण है? यही तो दिलचस्प सवाल है। देखिए, निर्जीव चीजें भी तो बढ़ सकती हैं। जैसे पहाड़। पहाड़ कैसे? उन पर जब रेत, मिट्टी, पत्थर जमा होते जाते हैं सतह पर, तो वो भी तो आकार में बढ़ते हैं। पर ये बाहरी वृद्धि हुई। अच्छा, हाँ, ये बाहर से जमा हो रहा है। जबकि जीवों में वृद्धि अंदर से होती है, मतलब कोशिकाओं के विभाजन से। ठीक है। और एक और बात देखिए, जो एक कोशिकीय जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, उनमें तो संख्या में बढ़ना ही प्रजनन है। वो 1 से 2 हो जाते हैं। तो वृद्धि और प्रजनन जुड़ गए वहां। हाँ, लेकिन फिर सोचिए, खच्चर या जो वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, वो तो बांझ होती हैं, प्रजनन नहीं कर सकती। पर वो जीवित तो है। बिल्कुल। तो इसलिए ना तो सिर्फ वृद्धि और ना ही सिर्फ प्रजनन, इन्हें हम जीवन का एकमात्र मतलब निर्णायक लक्षण नहीं मान सकते। अच्छा, तो ये उतने पक्के निशान नहीं हुए फिर। मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या? चयापचय, जो शरीर के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बिल्कुल। चयापचय ये जीवन की एक परिभाषित विशेषता है, पक्की वाली। पक्की क्यों? क्योंकि कोई भी निर्जीव वस्तु मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाती, ये सिर्फ जीवों में होता है। और इसके साथ ही कोशिकीय संगठन। मतलब शरीर का कोशिकाओं से बना होना। हाँ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सभी जीवों में होता है। और फिर एक और बहुत जरूरी चीज है चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना, अपने आसपास को महसूस करना, प्रतिक्रिया देना। एग्जैक्टली। पौधे भी तो करते हैं, प्रकाश की तरफ मुड़ना, पानी, तापमान महसूस करना। सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति एक तरह से जागरूक होते हैं। हाँ, ये तो है। हालांकि आत्मचेतना मतलब खुद के होने का एहसास, वो शायद सिर्फ हम मनुष्यों में है। तो अगर हम निचोड़ निकालें तो मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय संगठन और चेतना, ये जीवन के निश्चित गुण हैं। ये बात साफ हुई। अच्छा, अब आते हैं उस बड़ी संख्या पर। पृथ्वी पर करीब 17 से 18 लाख ज्ञात प्रजातियां। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये जैव विविधता कमाल की है। इतनी बड़ी संख्या को वैज्ञानिक संभालते कैसे हैं? यहीं पर नामकरण और वर्गीकरण की जरूरत पड़ती होगी, है ना? एकदम सही। इतनी विविधता को समझने और उस पर बात करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। और यहीं पर कैरोलस लिनियस की दी हुई पद्धति, द्विपद नामकरण, बहुत काम आती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, इससे हर जीव को एक ऐसा वैज्ञानिक नाम मिलता है जो पूरी दुनिया में एक ही हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा। इस नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला जीनस यानी वंश का नाम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति संकेत पद। जैसे आम का उदाहरण लेते हैं, मैंजिफेरा इंडिका। बिल्कुल। इसमें मैंजिफेरा जीनस है और इंडिका जाति संकेत पद। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया नाम रखने का। और आपने कहा इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे वो इटैलिक्स में लिखना। हाँ, कुछ नियम तय हैं ताकि सब जगह एक रूपता रहे। नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं या लैटिनाइज्ड होते हैं, और छपाई में तिरछे अक्षरों मतलब इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। और अगर हाथ से लिखें तो जीनस और जाति संकेत पद दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और एक बात, जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा, कैपिटल, और जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा, स्मॉल लेटर होता है। ये सब डिटेल्स जरूरी हैं। ये सब आता है टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी यानी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान। टैक्सोनॉमी। और एक शब्द और सुना है मैंने, सिस्टमैटिक्स। क्या ये टैक्सोनॉमी ही है या कुछ अलग है? जुड़े हुए हैं, पर सिस्टमैटिक्स थोड़ा और व्यापक है। टैक्सोनॉमी तो जीवों को उनके दिखने वाले लक्षणों के आधार पर ग्रुप्स में बांटने पर फोकस करती है। ठीक है। जबकि सिस्टमैटिक्स वो जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को भी ध्यान में रखती है। मतलब कौन सा जीव किससे कितना करीबी है, उनके पूर्वज कौन हो सकते हैं, ये सब। अच्छा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। हाँ, लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा लैचुराई में भी इसका जिक्र किया था। तो सिस्टमैटिक्स सिर्फ ग्रुप बनाना नहीं, बल्कि उनके आपसी रिश्तों के आधार पर एक व्यवस्था बनाना है, एक पदानुक्रम में। पदानुक्रम, हायरार्की। ये क्या है? मतलब एक तरह की रैंकिंग या सीढ़ी जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही समझा।
एक सीडी की तरह समझ लीजिए। जैसे हम पता लिखते हैं ना, मकान नंबर, मोहल्ला, शहर, राज्य, देश, हर लेवल हमें और स्पेसिफिक बनाता है। हाँ हाँ। वैसे ही जीव विज्ञान में सबसे नीचे सबसे बुनियादी इकाई है स्पीशीज, यानी जाति। ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन करके बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है। फिर मिलती जुलती स्पीशीज मिलकर बनाती हैं जीनस, यानी वंश। जैसे पैंथेरा जीनस में शेर, तेंदुआ, बाघ ये सब आ जाते हैं। अच्छा। फिर मिलते जुलते जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली, यानी कुल। जैसे फेलिडे कुल में बिल्ली वाला परिवार भी है और पैंथेरा वाला भी। फिर फैमिली से बनता है ऑर्डर, गण। जैसे कार्निवोरा गण में बिल्ली कुल और कुत्ते वाला कुल दोनों आ गए। फिर ऑर्डर से क्लास, वर्ग। जैसे मैमेलिया वर्ग में बंदर और बाघ वाले गण सब आ गए। और ऊपर क्लास से मिलकर फाइलम, संघ, ये जंतुओं के लिए इस्तेमाल होता है, या डिवीजन, प्रभाग, पौधों के लिए। और सबसे ऊपर है किंगडम, जगत। जैसे एनिमेलिया यानी जंतु जगत, या प्लांटे यानी पादप जगत। वाह, ये तो पूरा एक सिस्टम है। जैसे मनुष्य का है होमो सेपियंस, होमोजीनियस सेपियंस जाति। बिल्कुल। और वो फिर होमिनिडे फैमिली, प्राइमेट्स ऑर्डर, ममेलिया क्लास, कॉर्डाटा फाइलम और एनिमेलिया किंगडम में आता है। ये समझना तो ठीक है, पर वैज्ञानिक असल में जब कोई नया जीव ढूंढते हैं तो उसे इस सिस्टम में फिट कैसे करते हैं? मतलब क्या साधन इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसके लिए कई तरह के वर्गीकी सहायक साधन, यानी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई पौधा मिला सूखा हुआ, तो उसे हर्बेरियम में रखा जा सकता है। हर्बेरियम वो क्या होता है? वो असल में सुखाए और दबाए गए पौधों के नमूनों का संग्रह होता है। उन्हें एक शीट पर चिपका देते हैं और साथ में एक लेबल लगा होता है। लेबल पर क्या जानकारी होती है? उस पर पौधा कब और कहां से इकट्ठा किया गया, उसका स्थानीय और वैज्ञानिक नाम, किस कुल का है और किसने इकट्ठा किया, ये सब लिखा होता है। ये एक तरह का रिकॉर्ड है। अच्छा, ये तो सूखे पौधों के लिए हुआ। और अगर पौधा जीवित हो तो? उसके लिए हैं वानस्पतिक उद्यान, बोटानिकल गार्डन्स। जैसे इंग्लैंड का क्यू गार्डन बहुत मशहूर है, या हमारे यहाँ हावड़ा में भारतीय वनस्पति उद्यान है। हाँ, सुना है। यहाँ जीवित पौधों का संग्रह होता है। उन्हें पहचान के लिए और अध्ययन के लिए उगाया जाता है। हर पौधे पर लेबल भी लगा होता है। और जानवरों के लिए? जानवरों के लिए म्यूजियम यानी संग्रहालय होते हैं। वहाँ परिरक्षित नमूने रखे जाते हैं। परिरक्षित मतलब उन्हें या तो किसी केमिकल जैसे फॉर्मेलिन में डालकर जार में रखते हैं, या फिर सुखाकर, कीड़ों को पिन लगाकर बॉक्स में रखते हैं। जानवरों के कंकाल भी रखे जाते हैं। और चिड़ियाघर, जू? हाँ, जूलॉजिकल पार्क्स या चिड़ियाघर। वहाँ जीवित वन्य जीवों को रखा जाता है, इंसानों की देखरेख में। इससे हमें उनके व्यवहार, उनकी खाने पीने की आदतों को समझने में मदद मिलती है। ये सब तो संग्रह करने या अध्ययन करने के तरीके हुए, पर किसी अनजान जीव की पहचान कैसे करते हैं? मैंने कुंजी या की के बारे में सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, कुंजी यानी की एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है पहचान के लिए। ये असल में एक एनालिटिकल टूल है। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करने वाला। इसमें होता क्या है कि आपको लक्षणों के जोड़े दिए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे पंख मौजूद हैं बनाम पंख मौजूद नहीं है। अच्छा, दो विकल्प। हाँ, इनको कपलेट कहते हैं। आपको अपने जीव को देखकर इन दोनों में से एक चुनना होता है। हर कथन, हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। सही विकल्प चुनने पर वो आपको या तो अगले जोड़े पर ले जाता है या फिर सीधे जीव की पहचान बता देता है। तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड हुई पहचान के लिए। बिल्कुल। और हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कुल, वंश, जाति, सबके लिए अलग अलग कुंजी होती हैं। इनके अलावा कुछ लिखित रिकॉर्ड भी होते हैं, जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। ये क्या है? फ्लोरा में किसी खास इलाके में पाए जाने वाले पौधों और उनके आवास की जानकारी होती है। मैनुअल्स में उस इलाके की प्रजातियों के नाम पहचानने में मदद मिलती है। और मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन मतलब किसी एक ग्रुप जैसे एक जीनस या एक फैमिली की पूरी जानकारी होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो जीवन को सिर्फ वृद्धि या प्रजनन से परिभाषित करना वाकई मुश्किल है। हाँ, वो पूरे लक्षण नहीं है। असली पहचान मिलती है चयापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना जैसे गुणों से। और इतनी बड़ी जैव विविधता को समझने के लिए हमारे पास ये द्विपद, नामकरण और एक पूरा व्यवस्थित पदानुक्रम है। बिल्कुल। और इस काम में हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन, जू और कुंजी जैसे साधन मदद करते हैं। निश्चित रूप से। और ये सिस्टम स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, खासकर जीवों के विकासवादी रिश्तों के बारे में, ये वर्गीकरण प्रणाली और भी बेहतर और सटीक होती जाती है। तो जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं सबके लिए।
अगर चेतना जीवन का एक निर्णायक गुण है, हाँ, तो क्या होगा अगर हम भविष्य में किसी ऐसी चेतना की खोज करें जो जैविक न हो? मान लीजिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत एडवांस हो गई, क्या तब जीवन की हमारी परिभाषा बदल जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है कि जीवन की परिभाषा कितनी लचीली हो सकती है।